नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अहम और बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बता दें आपको, सपा सांसद आजम खां को मेदांता अस्पताल लाया गया। तबियत खराब होने के बाद आजम खां को लाया गया है मेदांता अस्पताल। आजम खां के साथ उनके पुत्र अब्दुल्ला खां भी है मौजूद। कोविड पॉजिटिव है दोनों। सांसद आजम खां, उनके बेटी कोविड पॉजिटिव है। तबियत बिगड़ने के बाद दोनों को मेदांता अस्पताल लाया गया है। उनके साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद है और एम्बुलेंस के काफिले के साथ पुलिस बल मौजूद है। एम्बुलेंस की हम आपको तस्वीर देख रहे हैं, मेदांता अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस एम्बुलेंस में ही आजम खां को मेदांता अस्पताल लाया गया। कोविड पॉजिटिव है आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला खान भी कोविड पॉजिटिव है और कोविड पॉजिटिव होने के बाद दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने की वजह से दोनों को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आजम खां के साथ उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम भी मौजूद हैं। कोविड पॉजिटिव है दोनों। तबीयत बिगड़ने पर मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया। भारी पुलिस बल और काफिले के साथ एम्बुलेंस में लाए गए आजम खान। तो अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही, जहां थाईलैंड की युवती की मौत के मामले में जांच शुरू। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने मामले में जांच के लिए दिए आदेश और मामले की जांच के लिए कमेटी की भी गठन की गई है। डीसीपी पुलिस के नेतृत्व में टीम ने शुरू किया मामले की पूरी जांच पड़ताल। टीम ने मामले से जुड़े लोगों से भी शुरू कर दी है पूछताछ। जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी मामले में अगली कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां थाईलैंड की युवती के मौत के मामले में थाईलैंड से जो कॉलर भारत बुलाई गई थी, अब उस मामले में जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। ये मामला दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है, राजनीति रूप ले चुका है पूरा मामला। थाईलैंड की युवती के मौत के मामले में जांच शुरू हो चुकी है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने मामले में जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। डीसीपी पूर्वी के नेतृत्व में टीम ने शुरू किया मामले की जांच। आपको बता दें कि टीम ने मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की है और जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले की कार्रवाई की जाएगी। तो अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से, हज हाउस में बना 255 बेड का कोविड अस्पताल। 25 वेंटिलेटर, 100 HFNAC और 130 ऑक्सीजन बेड से लेस होगा अस्पताल। मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी दी जाएगी जानकारी। केयर इंडिया NGO के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं डॉक्टर्स। तो इस वक्त की बड़ी खबर, संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए लखनऊ में अच्छी पहल देखने को मिली है, जहां हज में 255 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया गया, जिसमें 25 वेंटिलेटर, 100 HFNAC और 130 ऑक्सीजन बेड इस अस्पताल में मौजूद होगा। हम आपको अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए हज हाउस में 255 बेड का एक कोविड अस्पताल तैयार किया गया है। केयर इंडिया NGO के माध्यम से डॉक्टर्स भी इस अस्पताल में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो लखनऊ में मालिनी अवस्थी ने सड़कों पर रहने वाले लोगों को परोसा लंगर। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी लोगों को परोसा गया लंगर। उम्मीद संस्था द्वारा आयोजित की जा रही है लंगर सेवा। गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी जुटाना हुआ मुश्किल। मालिनी अवस्थी ने राशन सेवा में गरीबों की मदद के लिए किया आह्वान। इसकी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छी पहल, एक पहल राजधानी लखनऊ में देखने को मिली मालिनी अवस्थी के द्वारा, जहां मालिनी अवस्थी ने सड़कों पर रहने वाले लोगों को लंगर परोसा है, क्योंकि कोरोना काल है। ऐसे में जो रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके लिए अब 3 का जो खाना है वो भी दुभर हो गया है। 3 टाइम का भोजन नहीं मिल पा रहा है और ऐसे ही लोगों की सहायता के लिए मालिनी अवस्थी आगे आई है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उस लंगर की, जहां खुद मालिनी अवस्थी अपने हाथ से लोगों को लंगर परोस रही है। मालिनी अवस्थी भोजपुरी की एक मशहूर गायिका है। आप तस्वीर में देखिए जो उनकी नेक पहल, अच्छी पहल देशवासियों के लिए। कोरोना काल में जो रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर 3 टाइम के भोजन का भी संकट उत्पन्न हो गया है और इसी को देखते हुए तमाम लोग आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में मालिनी अवस्थी भी आगे आई।
उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए लंगर परोसा। तो खबर नोएडा से, जहां कोरोना से बचाव के खातिर लोगों की वैक्सीन सेंटर पर लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई है, जिसमें हजारों लोग वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तो पहुंचे, लेकिन वहां कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं होने की खबर मिली, जिससे लोगों को नाराज होकर घर वापस लौटना पड़ा। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नोएडा की। नोएडा में 18 साल से लेकर 44 साल के उम्र तक के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस वैक्सीनेशन सेंटर में काफी तादाद में लोग पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों को खबर यह मिली कि इस केंद्र में वैक्सीन ही नहीं है। वहाँ देखिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। आपको मालूम है कि जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, SSPCI, जेम्स और हमारे जितने CSC हैं, सब जगह हम लोगों ने जो है आज से काम शुरू किया है 18+ वालों के लिए, और जिनका सेकेंड डोज है वो भी 45+ वालों के भी सबके लग रहे हैं। लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अपनी जब उनका टर्म आएगा, टेन्योर आएगा, उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तभी जा करके नहीं हो पाएगा। हम लोग समझा रहे हैं। तो हाथरस पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री और निर्माण को रोकने के लिए ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की। आपको बता दें, इसके अंतर्गत पुलिस लगातार कड़ी मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। हाथरस की थाना सदाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान राजस्थान मार्क अंग्रेजी शराब की 16 पेटी के साथ 2 वैध शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जिले के अन्य थाना क्षेत्रों से 13 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके पास से भारी मात्रा में अंग्रेजी देसी और शराब के साथ शराब बनाने वाला लहन भी बरामद हुआ। हाथरस के थाना सादाबाद पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 2 शातिर अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से राजस्थान मार्का कुल 16 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पुलिस द्वारा बरामद की गई है, तथा एक इलेक्ट्रा कार जिसमें छुपाकर ये शराब की तस्करी कर रहे थे, वो कार भी पुलिस द्वारा बरामद की गई है। इन दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सादाबाद पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग। तो कासगंज में पंचायत चुनाव में जीत के बाद ग्राम प्रधान के समर्थकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई है। आपको बता दें कि प्रधानी शमशुल इस्लाम ने पंचायत चुनाव क्या जीत लिया, ये समझ रहे हैं कि हमने सारा जहां जीत लिया। बता दें आपको कि 2 मई को प्रधान पद का चुनाव जीतने के बाद ग्राम पंचायत सुबालपुर की गली में इनके समर्थकों ने जीत का जश्न हुड़दंग तरीके से मनाया, और इनके समर्थक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब पुलिस की फजीहत हो रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस वीडियो को देखकर कासगंज के आलाधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। ऐसे में तमाम ग्रामीण भी पुलिस से यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो आप ये तस्वीर देखिए यूपी के कासगंज की। ऐसा लगता है कि पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान ने सिर्फ पंचायत चुनाव ही नहीं, पूरा का पूरा राज्य या पूरा जिला ही जीत लिया हो। ये तस्वीर आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। कोरोना काल है, समर्थकों को देखिए किस तरीके से वो ढोलकों के ताल पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुमन कुरैशी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जुमन, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया गया है। अभी तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि तस्वीरों में साफ तौर पर सारी चीजें स्पष्ट है। प्रशासन की क्या कार्रवाई देखने को मिली है जुमन कुरैशी जी? सुरभि जी, मैं आपको बता दूं, ये कासगंज जनपद के ब्लॉक गंजनवाड़ा के सजाबलपुर ग्राम पंचायत का मामला है, जहां समतुल इस्लाम नाम के एक जो प्रधानी का चुनाव लड़े थे, वो चुनाव जीतने के बाद एक उन्होंने हजारों की तादाद में एक जुलूस निकाला, जिसमें उनके समर्थकों ने हुड़दंग किया और कोविड-19 का पूरा उल्लंघन भी किया है। साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें साफ देखा जा रहा है कि जो भी इनके समर्थक हैं खुद भी मास्क नहीं लगाए हैं, और जो प्रधान चुनाव जो जीते हैं समतुल इस्लाम, वो भी उनके मास्क नहीं लगा हुआ है, और पूरा कोविड का ये पूरा उल्लंघन है, और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है।
और जी मैं आपको बता दूं, रहा सवाल इसका जो आपका कहना है कि जो प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की, अभी तक मैं आपको बता दूं सुरभि मैम, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये मामला जब हमारी बात कप्तान कासगंज मनोज कुमार सोनकर जी से हुई तो उन्होंने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में अभी नहीं है, संज्ञान में आएगा मामला जो भी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, और ये इसका अब देखने वाली बात ये होगी कि अब प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा इन पर। बिल्कुल कुरैशी जी, ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पर मतगणना के बाद जो भी जीतेंगे प्रत्याशी उनको साफ तौर पर बोला गया था कि कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा क्योंकि कोरोना काल है, लेकिन फिर भी यूपी के अलग अलग जिलों से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। प्रशासन ने शायद ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं की कि ऐसे लोगों के हौसले बुलंद है कि रोजाना ऐसी तस्वीर यूपी के अलग अलग जिलों से देखने को मिल रही है। क्या एक वजह यह भी है? जी सुरभि, मैं आपको बता दूं, अगर प्रशासन कहीं एक भी जगह कहीं कार्रवाई करता तो जो और प्रत्याशी हैं जो जीते हैं चुनाव, तो वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन पर भी इसका असर पड़ता देखने को कि वो कहीं भी इस तरह का जुलूस और वो नहीं निकालते। साफ तौर पर देखा जाए तो इसमें प्रशासन की मतलब एक लापरवाही नजर आ रही है, जो इतना बड़ा हजारों की तादाद में जुलूस निकलता है और इस पर कोई भी पुलिस प्रशासन आंख मूंदे हुए और कोई कार्रवाई नहीं करता। अभी कोविड काल में और सोशल डिस्टेंसिंग का धार्मिक स्थलों पे 5 लोग ही तो लिए अलाउ है जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अलावा देखा और ये इतना हजारों की तादाद में एक जुलूस हजारों की तादाद में विजय जुलूस निकाला जाए तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं तक एक बहुत बड़ा उल्लंघन है, और धारा 144 भी लगी हुई है हर जनपद में कि कहीं तक वो जुलूस ना निकाला जाए विजय जुलूस। फिर भी पुलिस प्रशासन आंख मूंदे रहा। अब देखने वाला बड़ा सवाल ये हो कि प्रशासन, जिला प्रशासन क्या इन पर कार्रवाई करेगा। बिल्कुल बिल्कुल कुरैशी जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अगली खबर बलरामपुर से, जहां जिला मुख्यालय पर तेंदुआ पहुंचने से मचा हड़कंप। पुलिस ऑफिस, कलेक्ट्रेट और विकास भवन के पास बगीचे में पहुंचा तेंदुआ। नीलबाग पैलेस के बगीचे में तेंदुआ के आने से क्षेत्र में हड़कंप। नीलबाग पैलेस में बलरामपुर राज परिवार का महल है स्थित। आपको बता दें कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लगाया पिंजरा। पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। वन विभाग ने मेडिकल परीक्षण के लिए भी भेजा। आपको बताते चले कि मेडिकल के बाद तेंदुआ भेजा गया है सुहेलवा वन क्षेत्र। नीलबाग पैलेस के बगीचे में तेंदुए के आने से इलाके में हड़कंप मच गया था। बताते चले कि नीलबाग पैलेस में बलरामपुर राज परिवार का महल भी स्थित है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया है। वन विभाग ने मेडिकल परीक्षण के लिए भी भेजा है। मेडिकल के बाद तेंदुआ भेजा जाएगा सुहेलवा वन क्षेत्र। तो खबर जौनपुर से, जहां वाजिदपुर तिराहे पर एक पेट्रोल पंप पर आधा दर्जन युवकों ने पेट्रोल कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की है, जिसमें कर्मचारियों को पीटता देखकर बाकी साथियों ने अपने साथी को बचाकर 2 दबंगों को मौके पर ही दबोच लिया। जिस पर मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने कहा कि पैसे के लेन देन के मामले को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोगों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा मामला हम आपको यूपी के जौनपुर के पेट्रोल पंप की दिखा रहे हैं। 2 पक्षों के विवाद में पैसों की लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो अस्पतालों में क्या हो रहा है, इसकी बानगी शाहजहांपुर के वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में देखने को मिली, जहां धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर लुटेरे बन गए। हैरान कर देने वाली ये बात है कि महिला को मरने के बाद महिला के गहने भी लूट लिए गए। बता दें आपको कि डॉक्टर और स्टाफ ने मृतक महिला के शव को पन्नी में पैक करके शमशान घाट पहुंचवा दिया। परिजनों ने जब शमशान में शव का चेहरा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मृतक महिला के जेवर लूट
चुके थे। बताते चलें कि परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सदर बाजार थाना क्षेत्र के मोहल्ला एमआईजी जलालनगर के रहने वाले प्रमोद कुमार वर्मा पत्नी प्रेमवती कोरोना पॉजिटिव थी। उनको सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। बेहतर इलाज के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को 7 मई को बंथरा स्थित वरुण मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। बता दें आपको कि उसी दिन रात 8:30 पर उनकी पत्नी की मौत हो गई और शव को पन्नी में पैक कर उन्हें सौंप भी दिया गया। लेकिन जब उन्होंने शमशान घाट पर अपनी पत्नी का चेहरा देखना चाहा तो उनके सारे गहने उनके शरीर से गायब थे। वो अपने पैरों पर चल के यहाँ से गई थी। अब वहाँ जाके मतलब आजकल हॉस्पिटल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वहाँ ऐसा माहौल वो क्रिएट करते हैं कि जो पेशेंट होता है वो अपनी हिम्मत आधी उसी में हार जाता है। ठीक है, उसके बाद वो अंदर ले जाने के बाद कैसा ट्रीटमेंट देते हैं ये बाहर वालों को, उनके जो अपने होते हैं उनको तक नहीं पता होता है कि हमारे जो अंदर गया इंसान उसके साथ क्या हो रहा अंदर है। खाली जो कोरोना के नाम पे अस्पतालों में चल रहा है ये सब, जो हमारी मम्मी के ये सामान जो एक इंसान की मौत के बाद ये इतनी शर्मनाक हरकत करते हैं, हम लोगों के साथ इस पे कुछ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए है। वरुण अर्जुन के लिए रेफर किया, वहाँ गए तो वहाँ काफ़ी जद्दोजहद के बाद करीब 1 घंटा बाहर रखने के बाद उन्होंने एडमिट किया उसे, वाइफ को हमारी, और 6:30 बजे लगभग एडमिट किया और लगभग 8:30 बजे के बाद उन्होंने बताया कि वो एक्सपायर हो गए हैं, श्वास नहीं ले पा रहे हैं, तो एक्सपायर हो गए। ट्रीटमेंट अंदर क्या किया गया क्या नहीं किया गया ये कुछ नहीं पता हम लोगों को। तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी मतलब वहाँ पे हमारी मम्मी के साथ हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ठीक है, तो जो है एक बॉडी की ये समझिए आप, जो बॉडी के चोरी जो हुआ है जेवर, जब वो जेवर चोरी हो सकते हैं तो बॉडी के पार्ट्स क्यों नहीं चोरी हो सकते हैं? ऐसा होगा, मतलब मैं फील कर रहे हैं कि ऐसा होगा कि मेरी मम्मी के बॉडी के अंदर से पार्ट्स निकाले गए। ठीक है, और मुझे अंदर बिल्कुल नहीं जाने दिया, 1% भी नहीं। मम्मी बुला रही थी तो उन्होंने मतलब डॉक्टर ने सीधे उनको मना कर दिया कि आप जो है यहीं रहिए, बाहर से अंदर कोई नहीं आ सकता। तो खबर अलीगढ़ से, जहां 20 क्विंटल से ज्यादा गेहूं की खरीद फरोख्त को लेकर एक मामला सामने आया है, जिसमें प्रशासन ने बोरियों पर सरकारी केंद्र व खाद्य विभाग की मेहनत देखकर मोहर देखकर सारी गेहूं की बोरियों को जब्त कर लिया। मामले पर उप जिलाधिकारी पंकज कुमार ने कहा है कि सरकारी गेहूं की सूचना मिलने पर बोरियों को जब्त किया गया, बाकी मामले की जांच की जा रही है। क्या मामला है? गांव बड़े सरा में पाली पीसीएफ के अंदर के जो बोरे भरे गए हैं, बोरे पाए गए हैं भरे हुए घर पे, क्या मामला है? मेरे संज्ञान में कोई चीज ना है। मैं कल 5 बजे कांटे पे आऊंगा, ट्रक उतरवाए हुए पावरा से गए हूँ, अब फोन पहुँचा मुझे। तो किस पद पे हैं आप? मैं सचिव हूँ सर। पाली पर जी, पीसीएफ केंद्र जी। तो ये जो पाए गए हैं बोरे, इस पे मोहर लगी हुई है सरकारी पीसीएफ केंद्र की, यहाँ पे प्राइवेट घर पे अपने तुलवाए जा रहे हैं। हाँ। किस तरह का मामला है? आपके संज्ञान में क्यों नहीं है? मेरे संज्ञान नहीं है। मैं 5 बजे कल कांटे पे चला हूँ सर, इन लेबर है मैं तुरंत छोड़ गया हूँ, और अभय मुँह पर फोन पहुँचा तो मैं तुरंत तुम्हारे पास हाजिर हुआ। तो उरई डकोर थाना क्षेत्र की देवास जिले में बारात लेकर जा रही बोलेरो आगरा मुंबई हाईवे पर पलट गई। आपको बता दें कि इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और खुशियों के माहौल में मातम छा गया। इस हादसे में दूल्हे के पिता समेत और 2 लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मृतकों के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। यूपी के जालौन की हम आपको ये पूरी घटना बता रहे हैं, जहां बारात लेकर जा रही बोलेरो पलट गई और इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई है 4 लोगों की। आपको बता दें कि जिस परिवार में खुशियों का माहौल था, अचानक से उस परिवार में मातम छा गया। दूल्हे के पिता समेत 2 लोगों की काफी हालत नाजुक है। खुशियों के माहौल में परिवार में मातम छाया हुआ है।
तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। लॉकडाउन की पाबंदी में बिक रही शराब। पचोर गांव में अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें खुली। अवैध रूप से शराब की हो रही है बिक्री। सरकारी रेट से 2 गुने ज्यादा रेट पर बिक रही है शराब। इसकी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कानपुर से आ रही है, जहां लॉकडाउन है यूपी में, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद लॉकडाउन की पाबंदी में भी शराब की दुकानें खुली है। अंग्रेजी और देसी शराब को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। बता दें आपको कि जो सरकारी रेट है शराब का, उस सरकारी रेट से 2 गुने में शराब को बेचा जा रहा है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उस वक्त का कानपुर के कुछ शराब की दुकानों की तस्वीर, जहां शराब को बेचते हुए आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। सभी दुकानें बंद हैं, शराब की दुकानें भी बंद हैं, क्योंकि यूपी के अंदर लॉकडाउन है। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद धड़ल्ले से शराब कारोबारी शराब की दुकानें खोल रहे हैं और 2 गुने 3 गुने दाम में शराब को बेच भी रहे हैं। तो खबर हाथरस से, जहां सासनी कोतवाली क्षेत्र के ढाबा संचालक ने कुछ लोगों को शराब पीने से मना कर दिया था, जिससे नाराज दबंगों ने ढाबा संचालक से जमकर मारपीट की है। आपको बता दें कि पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके तर्ज पर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। ऐसा है, ये 4 तारीख की बात है, शाम को 8:30 बजे की। कुछ लोग सांसद के ग्रुप के बदमाश किस्म के जो आदमी हैं, वो होटल पे आए खाना खाने के लिए, जबरदस्ती दारू पी रहे थे। मैंने उनका ऑब्जेक्शन लिया, मैंने कि दारू मैं नहीं पीने दूंगा, यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, खाना खा सकते तो बैठो आप, नहीं तो आप जाइए। इसी बात को 4-5 जनों ने मुझे इकट्ठा हो गए, मुझे मारा और इतना मारा कि बस बता नहीं सकता मेरे कहाँ का चूट है। मेरे नौकरों को भी मारा और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। तो मैंने फिर कुछ नहीं कहा, फिर मैंने जाके कोतवाली में एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद में इंस्पेक्टर साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मेरठ परतापुर के गोगुल रोड पर परागजेरी के निर्माणाधीन ऑटोमेटिक प्लांट में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने से लाखों की कीमत के उपकरण जलकर खाक हो गए। बताते चले कि दमकल की 3 गाड़ियों ने करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि डेयरी के पीछे खेतों में कबाड़ में किसानों ने आग लगाई थी, जिसके कारण ही आग की चिंगारी डेयरी के प्लांट तक पहुंच गई और परिणाम ये हुआ कि डेयरी में रखे उपकरण जलकर खाक हो गए। पराग की तरफ से 170 करोड़ की कीमत का नया ऑटोमेटिक प्लांट लगाया जा रहा था, जिसके लिए उपकरण खरीदे भी गए थे। ये जो आग लगी है काफ़ी देर की लगी हुई थी और इन्होंने सूचना लेट भेजी है, इसी कारण से नुकसान ज़्यादा हुआ। अगर ये इस टाइम से सूचना दे देते तो नुकसान इतना नहीं होता। ये आग पहले ही बुझा दी जाती। और यहाँ पर जो है 2 गाड़ियाँ डाली गई हैं पानी की, ठीक है जी, और जो है इनकी लापरवाही के कारण ये जो है घटना घटी। काफ़ी मशक्कत करके बाद ये जो है आग कंट्रोल में है। तो अमेठी से बड़ी खबर आ रही है। धोबी घाट पर मछली बंटवारे को लेकर जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों से लगभग 6 लोग घायल हुए। 11 लोग साथे में धोबी घाट तालाब में पाल रखे थे मछली। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। कोतवाली क्षेत्र के जायज का पूरा मामला है। तो सबकी बड़ी खबर अमेठी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। धोबी घाट में मछली बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें आपको कि 11 लोग साझे में धोबी घाट पर तालाब में मछलियों को पाल रखा था। तो अलीगढ़ में बेड संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार इगलास थाना क्षेत्र के विश्वनाथ उर्फ BP4 बेड का संचालन किया करता था। देर रात विश्वनाथ घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने विश्वनाथ की तलाश शुरू कर दी, लेकिन सुबह विश्वनाथ का शव मथुरा रोड स्थित सब्जी मंडी के पीछे पाया गया। किसी ने विश्वनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटना में शामिल लोगों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि इगलास क्षेत्र अधिकारी मोहसिन खान ने कहा है कि घटना की जांच की जा रही है और मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। आज प्रातः लगभग 7:30 बजे एक बॉडी मिली थाना इगलास क्षेत्र में। जांच करने में पाया कि विश्वनाथ नाम के व्यक्ति की है और जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर पता पड़ा है कि किसने मर्डर किया है, किस तरह से मर्डर किया? प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोगों ने लगभग यहाँ पर साथ में बैठ के कुछ खाया पिया है। DSP
कुछ कैन भी प्राप्त हुए और जिस हिसाब से प्रतीत हो लग रहा है कि हाँ कुछ साथी यहाँ पर आए होंगे, उन्होंने कुछ ऐसा काम करने का। तो वहीं कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव फांसी पर लटका हुआ उसके ही घर में मिला। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के काजीटोला मोहल्ले का है। आपको बता दें कि शादी समारोह के चलते पति घर से बाहर गया हुआ था, लेकिन जब युवक वापस लौटा तो उसके होश उड़ गए। ये हत्या है या फिर आत्महत्या, इस बात का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो अगली खबर भी कन्नौज से ही। आपको बता दें कि जहां खेत में शौच करने गई एक युवती के साथ गांव के ही कुछ युवकों ने युवती को वहीं दबोच कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद से ही युवती अपने आप को संभाल नहीं पाई और जहरीली पदार्थ खा लिया। परिजनों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आज देखिए लगभग 12 बजे एक एप्लीकेशन आई थी, उसके आधार पर लिखित तहरीर दिया था उसके पीड़िता के भाई ने। उसके भाई के लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पर संख्या 224/21, धारा 354, 506 और 7/8 पोक्सो में पंजीकृत कर लिया गया है। जो आरोपी है वो वही लगभग 17 साल के बताया जा रहा है। अभी वो कस्टडी में नहीं है, उसको कस्टडी में लेने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।